अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है बीएसएन जेनरिक थर्ड सेमेस्टर के लिए, जो अभी अभी न्यूली थर्ड सेमेस्टर में आए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। स्टार्ट करते हैं हम एएचएन सब्जेक्ट से। हमारा एएचएन सब्जेक्ट है, उसके अंदर मेनी डिजीज़ होती हैं, उसमें डिजीज़ डिस्कस करनी होती हैं। तो सबसे पहली जो डिजीज़ है जीआई सिस्टम की वो है स्टोमेटाइटिस। आए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले है ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं क्या क्या कहते हैं। At the end of session, students will be able to understand the anatomy and physiology of gastrointestinal system. सबसे पहले अंडरस्टैंड करनी है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, जो आप पिछले सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में और फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़कर आए हैं। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी उसको रिव्यू करना है, दोबारा से अंडरस्टैंड करनी है किसकी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम यानी कि जीआई सिस्टम की जो है। उसके बाद है टू आइडेंटिफाई कॉजेज ऑफ स्टोमेटाइटिस। आइडेंटिफाई करना है कॉज है क्या है स्टोमेटाइटिस वो। टू रिकॉग्नाइज द मैनिफेस्टेशन ऑफ स्टोमेटाइटिस, रिकॉग्नाइज करना है साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या है स्टोमेटाइटिस के। अच्छा मैं बता दूं आपको, मैनिफेस्टेशन कहते हैं हम साइन एंड सिम्टम्स को। ठीक है, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो मैं आगे आप लोगों को बताता रहूंगा, और ये टर्मिनोलॉजीज आपको याद करनी है कि किस किस चीज़ के लिए क्या क्या टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं। टू डिस्क्राइब पैथोफिजियोलॉजी ऑफ स्टोमेटाइटिस, टू एक्सप्लेन डायग्नोस्टिक मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ स्टोमेटाइटिस, टू अप्लाई द नर्सिंग प्रोसेस। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीआई सिस्टम को ओवरव्यू देखते हैं, क्या कहता है जीआई सिस्टम। द जीआई और डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंजेस्शन, ब्रेकिंग डाउन फूड, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिमूविंग ऑफ वेस्ट। क्या कह रहा है ये, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जीआई सिस्टम है, वो एक्सटेंड यानी कि शुरुआत कहाँ से हो रही है, उसकी हो रही है माउथ से, और एंडिंग कहाँ हो रही है, वो एनएस पे हो रही है। अब इसका वर्क क्या है, ये काम क्या करता है, देखो माउथ क्या करता है, हमें फूड इंजेस्ट करवाने में हेल्प करवाता है, सवाल्विंग करवाने में हेल्प करवाता है, टेस्ट करवाने में हेल्प करवाता है, तो वो इंजेस्शन में जाता है। और ब्रेकिंग डाउन में क्या करवाता है, ब्रेकिंग डाउन में होता है डाइजेशन, फूड एब्जॉर्प्शन जो हमारी इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है, एंड रिमूविंग ऑफ वेस्ट जो हमारा वेस्ट रिमूव आउट होता है, वो सारा सिस्टम होता है जीआई सिस्टम में। अब इट इंक्लूड्स द एलिमेंट्री कैनाल। इसमें एलिमेंट्री कैनाल होती है, वो कितनी होती है, अबाउट 9 मीटर्स एंड 30 फीट। जो एलिमेंट्री कैनाल है वो है 9 मीटर एंड 30 फीट। माउथ, इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्वमेंट होती है, उसमें होता है माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये सारे एलिमेंट्री ऑर्गन्स हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एसेसरी ऑर्गन्स। उसमें आता है टीथ, टंग, सिलाइवरी ग्लैंड्स एंड गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज। ये सारे हैं हमारे एसेसरी ऑर्गन्स। अब क्या है एनाटॉमी ऑफ जीआई। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा माउथ। जीआई में सबसे पहले माउथ आता है, तो उसको पढ़ते हैं। क्या माउथ में आते हैं सबसे पहले जो ऑर्गन्स आते हैं, वो आता है सबसे पहला, वो आता है टीथ। टीथ का काम क्या है, मैकेनिकली ब्रेक डाउन फूड। टीथ क्या करता है, बेसिकली जो फूड है उसको मैकेनिकली यानी कि उसको तोड़वाने में, फूड को ब्रेकिंग डाउन करवाने में हेल्प आउट करवाता है। बी पार्ट में क्या है, स्लैवरी ग्लैंड्स। स्लैवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस अबाउट 1000 to 1500 ml स्लैब डेली। स्लैवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, 1000 से लेकर 1500 ml तक डेली का स्लैवरी ग्लैंड्स स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं, जो क्या करता है, लुब्रिकेट्स करता है फूड को। ठीक है, और कंटेन कर देता है अमाइलेज को, पेट्राइलिन विद स्टार्च कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। अब ये क्या करता है, अमाइलेज के थ्रू हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट करवाता है, कार्बोहाइड्रेट के में कन्वर्ट करवाता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा टंग। टंग क्या करती है, एड्स इन स्वाइलिंग एंड टेस्ट। टंग क्या करती है, हमारे को जो है ना फूड को निगलने में हेल्प करवाती है, और टेस्ट को महसूस करने में हेल्प आउट करवाती है। उसके बाद आता है हमारा नंबर 2 पे फेरिंग्स एंड इसोफेगस। फेरिंग्स का क्या काम है, शेयर्ड पासेज फॉर फूड एयर कनेक्ट माउथ टू इसोफेगस। अब फेरिंग्स के दो काम होते हैं, एक काम ये होता है कि ये फूड को लेके जाती है स्टमक तक, और दूसरा क्या होता है, जो हमारा एयरवे है ना वो करवाती है। ठीक है, इसमें दो फंक्शन है, डुअल फंक्शन काम होता है इसका फेरिंग्स का। शेयर्ड पासेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक है, कनेक्ट्स माउथ टू इसोफेगस, और ये माउथ से कनेक्ट होती है इसोफेगस तक। उसके बाद क्या है इसोफेगस। इसोफेगस क्या है, मस्कुलर ट्यूब यूजिंग पेरिसाल्सिस मूवमेंट, वेव लाइक कंट्रैक्शंस टू प्रोलेप फूड टू द स्टमक। अब इसोफेगस क्या है, एक मस्कुलर ट्यूब है। मस्कुलर ट्यूब है, वो पेरिसाल्सिस मूवमेंट करवाती है। पेरिसाल्सिस क्या होती है, जो फूड को लेके जाती है हमारे स्टमक में, उसको बोलते हैं, जो मूवमेंट होती है ना फूड की इसोफेगस से स्टमक तक, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेरिसाल्सिस मूवमेंट। ठीक है, वेव लाइक स्ट्रक्चर, वेव लाइक कंट्रैक्शन की लहरें आती है ना, उस तरीके से फूड को ये लेके जाती है, और प्रॉपर जो है ना फूड को स्टमक तक पहुंचाती है। इसका काम होता है इसोफेगस का। नेक्स्ट है आपका स्टमक, पार्ट पे 3 में। स्टमक का स्ट्रक्चर क्या है, जे शेप्ड ऑर्गन है ये। ठीक है, सबको पता होगा, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में पढ़कर आए हैं, जे शेप्ड ऑर्गन होता है। ठीक है, अब इसके जो है ना पिक्चर में आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है वो फंडस होता है। उसके बाद जो उसकी जो कनेक्शन है ना उसको बोलते हैं कार्डिया। फिर बीच में जो बीच वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं बॉडी, और सबसे लास्ट वाला पार्ट है एंट्रियम एंड पाइलोरस। डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। जे शेप्ड ऑर्गन इन द लेफ्ट अपर एब्डोमेन विथ रज फोल्ड्स फॉर एक्सपेंशन। क्या है ये जे शेप्ड ऑर्गन है। ठीक है, ये होता है हमारी बॉडी में एब्डोमेन में, लेफ्ट अपर एब्डोमेन, लेफ्ट अपर पार्ट में होता है ये एब्डोमेन के। ठीक है,
और ये क्या करता है, ये फोल्ड हुआ होता है ताकि हम जो फूड लें ताकि वो एक्सपेंड हो सके। इसमें इतनी कैपेसिटी है जितना हम फूड खाते हैं एक हद तक ये एक्सपेंड होता रहता है, होता रहता है, जितना इसको बढ़ना होता है ये फूलता है। ठीक, उसके बाद आते हैं इसके स्पेंचर्स, कार्डिक एंड एंट्री एंड पाइलोरिक एग्जिट। ये मैंने बताया ना आपको, कार्डिया ये क्या है, ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ से फूड दाखिल होता है। ठीक है, और जो पाइलोरिक है यहाँ से एग्जिट आउट होता है फूड। स्पेंचर रेगुलेट फूड पैसेज, स्पेंचर्स क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं फूड को ताकि आए है और यहाँ से आउट हो सके। ठीक है, इसके फंक्शन क्या क्या है, सीक्रेट्स गैस्ट्रिक जूसेस, HCl पेप्सिन फॉर प्रोटीन डाइजेशन फॉर्मिंग काइम। अब इसका फंक्शन क्या है, ये करता है सीक्रेट जूसेस जो HCl होता है ये निकलवाता है। ठीक है, पेप्सिन बनता है, फिर प्रोटीन और डाइजेशन की फॉर्मेशन करवाता है, फॉर्मिंग काइम, और काइम भी बनवाता है। ये इसके कुछ ये फंक्शंस होते हैं इसके स्टमक के। इसके रीजन्स क्या क्या है, फंडस है, बॉडी है, एंट्रियम एंड पाइलोरस है, जो मैंने आपको अभी पिक्चर्स में दिखाया है। नेक्स्ट क्या है हमारा चौथा है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, सीक्रेशंस करवाती है, सेक्शंस है सॉरी, ड्यूडेनियम रिसीव बाइल पेनक्रियाटिक एंजाइम। अब क्या करता है, ड्यूडेनियम क्या करती है, रिसीव करती है बाइल को पेनक्रियाटिक एंजाइम के थ्रू। ठीक है, जुजीनियम न्यूट्रिएंट्स, ये जुजीनियम और ड्यूडेनियम ये पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन के। जुजीनियम न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन, इलियम एब्जॉर्ब बाइल सॉल्ट्स, विटामिन B12। ठीक है, उसके बाद है बी पार्ट में सरफेस एरिया, इनहांस बाय विलाई एंड माइक्रोविलाई फॉर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। ये कुछ काम करवाते हैं विलाई और माइक्रोविलाई को न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन करवाने में हेल्प आउट करवाते हैं ये एंजाइम्स। उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या पार्ट होता है, उसमें होता है सबसे पहले सीकम, कोलोन, असेंडिंग ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम एंड एनस। ये पार्ट है किसके, लार्ज इंटेस्टाइन के। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, जो स्ट्रेट है वो असेंडिंग कोलोन है, उसके बाद थोड़ा सा कर्व शेप में है वो है ट्रांसवर्स कोलोन, फिर नीचे जो लकीर आ रही है इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन। ठीक, उसके बाद जो रेड वाला पार्ट है ये क्या है, ये सिग्मोइड कोलोन है। सिग्मोइड कोलोन के बाद सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है रेक्टम और एनस। ठीक है, ये आपको याद करनी पड़ेगी कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट्स हैं। ठीक, उसके बाद इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन है एब्जॉर्ब्स वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स, हाउसेस गट फ्लोरा, फर्मेंट्स, फाइबर प्रोड्यूस विटामिन B के। ये इसके कुछ फंक्शंस होते हैं, ये करवाता है। ठीक है, उसके बाद नंबर 6 पे आते हैं हमारे एसेसरी ऑर्गन्स। एसेसरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, लिवर है, सलाइवरी ग्लैंड्स है, गाल ब्लैडर और पेनक्रियास है। अब लिवर क्या करता है, लिवर है लार्जेस्ट ग्लैंडुलर ऑर्गन, जो हमारी बॉडी का जो इंटरनली लार्जेस्ट ऑर्गन है ना वो है क्या, लिवर। ठीक है, 1.5 to 3 kg, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का 1.5 to 3 kg तक वेट होता है किसका, लिवर का। प्रोड्यूस 500 to 1000 ml बाइल डे, जो डेली बाइल की प्रोडक्शन करवाता है वो करवाता है लिवर, और कितनी करवाता है, 500 से लेकर 1000 ml तक डेली बाइल की प्रोडक्शन करवाता है ये। ठीक है, डे फेट डाइजेशन, डिटॉक्सिफाई हार्मफुल सब्सटेंस, स्टोर्स विटामिन एंड ग्लाइकोजन, प्रोड्यूस ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स। अब क्या करवा, इसका फंक्शन क्या क्या है, सबसे पहले ये फेट को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, और डिटॉक्सिफाई यानी कि खत्म करता है जो हार्मफुल, हम जो है ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, जो उसका धुआं होता है वो भी लंग्स में भी जाता है, फेफड़ों में, लिवर में भी जाता है, तो ये नुकसान भी करता है। लेकिन जो इसकी जो हार्मफुल है इसका एक हद तक ये फंक्शन करता है कि डिटॉक्सिफाई करता है, हमारा सिस्टम को साफ करता है। ठीक है, अब जो अल्कोहल एब्यूज वाले होते हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा शराब पी के अपने लिवर को खराब कर लेते हैं। क्यों, ज्यादातर लिवर सिरोसिस क्यों होता है, इसकी वजह से ये होता है कि वो एक हद तक वर्क करता है, उसके बाद उसकी जो है ना एंडिंग हो जाती है। ठीक है ना, फिर लीवर खराब हो जाता है। तो ये इसका सबसे पहला फंक्शन क्या है, ये इसको रिमूव आउट करता है, जो हार्मफुल सब्सटेंस है ना उनको खत्म करता है। ठीक है, उसके बाद है सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करता है, पैरोटिड, सलाइवरी ग्लैंड्स के भी पार्ट्स होते हैं, एक होता है पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, ये करते हैं प्रोड्यूस सलाइवा विद एंजाइम, सलाइवा प्रोडक्शन करवाते हैं एंजाइम के थ्रू, लाइक अमाइलेज, जो अमाइलेज एंजाइम है वो सलाइवा करवाता है। ठीक है, उसके बाद गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर, ब्लैडर से मुराद याद रखिएगा स्टोर, ब्लैडर को बोलते हैं स्टोर। जैसे आपके घर की टंकियां होती है ना, वो क्या करती है, स्टोर करती है, वो भी आपके घर का ब्लैडर है। जैसे घर की टंकी को हम टंकी बोलते हैं, पानी स्टोर करते हैं। ठीक है, वो टंकी है, घर की टंकी है। और जो हमारे पेट की टंकी है ना, हमारी बॉडी की जो टंकी है वो है क्या है, ब्लैडर। एक होता है गाल ब्लैडर और एक होता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर वो होता है जिसमें यूरिन स्टोर होता है, लेकिन गाल ब्लैडर वो होता है जो बाइल को स्टोर करता है। अब बाइल की प्रोडक्शन कहां से हो रही थी, वो हो रही थी लिवर से, लेकिन जो स्टोरेज हो रही है वो हो रही है गाल ब्लैडर में। पढ़ते हैं इसको क्या कह रहा है, ये स्टोर्स कॉन्ट्रैक्ट्स बाइल्स प्रोड्यूस बाय लिवर। वही बात आगे जो मैंने बताया, आपको बाइल को प्रोड्यूस कर रहा है लिवर, लेकिन स्टोर कर रहा है गाल ब्लैडर। उसके बाद है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के दोनों फंक्शन होते हैं, एक होता है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, ये दोनों फंक्शन करवाता है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम अमाइलेज लाइपेज प्रोप्टेज, ये इसका काम है। एंड एंडोक्राइन इंसुलिन ग्लूकागोन फंक्शन सीक्रेट्स पेनक्रियाटिक जूस इनटू द ड्यूडेनियम वाया द पेनक्रियाटिक डक्ट। अब पेनक्रियाज क्या करता है, पेनक्रियाज इंसुलिन की प्रोडक्शन करवाता है और ग्लूकागोन की भी करवाता है। अब इंसुलिन का क्या काम है और ग्लूकागोन का काम है। अब देखो, जब हमारी शुगर इंक्रीज होती है तो हमारा पेनक्रियाज क्या करता है, ब्लड में जब शुगर इंक्रीज हो जाती है तो हमारा पेनक्रियाज क्या करता है, वो इंसुलिन की प्रोडक्शन को हाई कर देता है, यानी कि इंसुलिन की प्रोडक्शन कर देता है ब्लड में, ताकि जो शुगर लेवल है वो हमारा कम हो सके। अब अगर शुगर लेवल कम हो जाता है
फॉर सपोज अगर शुगर लेवल कम हो गया तो क्या करेगा, ग्लूकागोन को पेनक्रियाज रिलीज करेगा ताकि जो हमारी ब्लड में शुगर की कमी हुई है उसको पूरा कर सके। तो ये दोनों काम करता है, एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी। ठीक है, उसके बाद आता है फिजियोलॉजी ऑफ जीआई। फिजियोलॉजी यानी कि इसका फंक्शन क्या क्या है जीआई का, वो पहले एनाटॉमी पढ़ी, अब फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। सबसे पहली है इंजेस्शन, टेकिंग इन फूड, फूड आपने क्या क्या खाया पिया निगला, उसको बोलते हैं इंजेस्शन। उसके बाद आता है डाइजेशन, डाइजेशन में क्या है, ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। अब फूड को क्या करता है, ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है डाइजेशन में। मैकेनिकल में क्या होता है, चूइंग माउथ, टर्निंग स्टोमक, सेगमेंटेशन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, उसके बाद है केमिकल में एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स, जो एंजाइम एंजाइम करते हैं उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करवाता है, वो कौन करवाता है, केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है सिलाइवा, सिलाइवरी अमाइलेज स्टार्च टू माल्टोज। पेप्सिन क्या करता है, तो सिलाइवरी अमाइलेज में स्टार्च को कन्वर्ट करते हैं माल्टोज में, यानी कि माल्टोज में। ठीक है, उसके बाद आता है पेप्सिन, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है स्टमक में। ठीक है, लाइपेज क्या करता है, फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। पेनक्रियाटिक एंजाइम क्या है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ टू स्मॉल इंटेस्टाइन, ये कंप्लीटली डाइजेशन करवा देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है, टेकिंग अप न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। एब्जॉर्प्शन क्या कहता है, क्या करता है, ये जो हम न्यूट्रिएंट्स हमने लिए हैं ये करता है हमारे जो ब्लड है ना, ब्लड की स्ट्रीम है, ब्लड में डायरेक्ट पहुंचा देता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, प्राइमरी साइट है न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड मेनली इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो प्राइमरी सबसे ज्यादा जो काम होता है ना, वो काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वो फूड की एब्जॉर्प्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, क्या करता है, नंबर वन पार्ट में कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में, और फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लाइसोल में। ये कौन करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन करती है। ठीक है, उसके बाद आती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, एब्जॉर्ब वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम फीसिस। अब देखो वहां पे क्या हुआ, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुई, एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गई है। अब आ जाते हैं नीचे हम लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन कर रही है कुछ एब्जॉर्प्शन भी कर रही है, वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस भी कर रही है, और फॉर्म्स फीसिस। जो फीसिस स्टोर होते हैं ना हमारे बाउल जो स्टोर होता है, स्टूल जो स्टोर होता है, वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये उसका काम होता है, तो ये वो करती है। नेक्स्ट में है मोटिलिटी। मोटिलिटी बोलते हैं मूवमेंट को, मूवमेंट कैसी है। ठीक है, द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द मसल्स दैट मिक्स एंड प्रोपेल कंटेंट्स इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जीआई ट्रैक्ट। वही बात आ गई है कि जो कंट्रैक्शन है मसल्स की और मिक्स करने की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी जीआई ट्रैक्ट में, वो क्या क्या है, पेरिस्टालसिस है और सेगमेंटेशन है। पेरिस्टालसिस क्या है, वेव लाइक मसल्स है, यानी कि आपने कभी देखी सीधी साइड पे दूसरे साइड पे क्या होता है, वेव आती है, वेव लाइक स्ट्रक्चर आता है, तो वो भी इसके अंदर भी यही सिस्टम होता है, सेम टू सेम यही प्रोसेस होता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट में। कंट्रेक्शन मूविंग फूड अलोंग, फूड को जो पास करता है वो करती है पेरिस्टालसिस मूवमेंट। उसके बाद सेगमेंटेशन, मिक्सिंग कंट्रेक्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। सेगमेंटेशन क्या करता है, फूड को मिक्स करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, नंबर 5 पे आता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या है, कोई चीज को एलिमिनेट करना, बाहर कर देना, खत्म कर देना, उसको बोलते हैं एलिमिनेशन। रिमूविंग अनडाइजेस्टेड वेस्ट, रिमूव करना है जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना, जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो खत्म कर देता है, बाहर कर देता है। डिफिकेशन, डिफिकेशन बोलते हैं खत्म हो जाना। ठीक है, रेक्टल स्ट्रेच रिसेप्टर्स ट्रिगर्स रिफ्लेक्सेस इंटरनल इनवॉलंटरी एंड एक्सटर्नल वॉलंटरी। अब जो रेक्टल के जो रिसेप्टर्स होते हैं ना हमारे अंदर, अब देखो जो हमारा स्टूल होता है वो क्या होता है, दो कंट्रोल पे चलता है, एक इनवॉलंटरी होता है और वॉलंटरी होता है। इनवॉलंटरी होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, और वॉलंटरी वो होता है जो हमारे कंट्रोल में होता है। अब इसमें स्पेंचर्स लगे होते हैं। वॉलंटरी कंट्रोल क्या करते हैं, जैसे इनवॉलंटरी में क्या हुआ, पूरा का पूरा बाउल बन गया। ठीक है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है कैसे बाउल बना, लेकिन अब हमारे पास मैसेज आ गया कि भाई हमारा जो है ना हमें स्टूल करने की वो हो रही है, वॉशरूम जाना है हमें। ठीक है, तो वो क्या करता है, वॉशरूम जाने के लिए हमारे जो नीचे वाले एक्सटर्नल वॉलंटरी कंट्रोल है ना, उसको मैसेज भेजता है कि भाई अब तुम जो है ना ओपन हो जाओ, हमें वॉशरूम करना है। लेकिन वो हमारे कंट्रोल में होता है, एक हद तक हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब जब हम वॉशरूम जाएंगे तो वो फिर रिलीज हो सकते हैं, अदरवाइज वो डायरेक्ट रिलीज नहीं होंगे, वो हमारे वॉलंटरी है, कंट्रोल में है। लेकिन जो इंटरनल है और वो इनवॉलंटरी है, जो एक्सटर्नल है वो वॉलंटरी है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, आई होप समझ में आई हो। एनल स्पेंचर्स कंट्रोल एक्सप्लोजन। उसके बाद है कुछ पार्ट्स, इसके पार्ट्स क्या है, माउथ है, माउथ क्या करता है, मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन अमाइलेज। ये पूरी की पूरी जीआई की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का निचोड़ इस ग्राफ में दिया गया है, इस चार्ट में दिया हुआ है पूरा। इसोफेगस क्या करता है, ट्रांसपोर्ट वाया पेरिस्टालसिस। स्टमक क्या है, प्रोटीन डाइजेशन, पेप्सिन एंड एसिड सीक्रेशंस। उसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट डाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन। लार्ज इंटेस्टाइन वाटर इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन फीसिस फॉर्मेशन। लिवर क्या करता है, बाइल प्रोडक्शन है, डिटॉक्सिफिकेशन है, मेटाबॉलिज्म है। गॉल ब्लैडर क्या करता है, बाइल स्टोरेज करता है, कनेक्शन करता है, कंट्रैक्शन करता है। पेनक्रियास क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम एंड इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारी डिजीज पे, वो हमने जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था वो अब कवर कर लिया है हमने। अब आ चुके हैं हम स्टोमेटाइटिस पे, हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव। जो पहला था जीआई का ओवरव्यू वो हमने कर चुके हैं, अब हम आ चुके हैं स्टोमेटाइटिस पे। हमारा असल मकसद जो है स्टार्ट अब होता है हमारा एएचएन में, अब हम दाखिल हुए हैं डिजीज पढ़ने के लिए, स्टोमेटाइटिस।
स्टोमेटाइटिस से मैं आपको बता सकूं स्टोमेटाइटिस है क्या। स्टोमेटाइटिस बेसिकली होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द माउथ। अब याद रखो, जिस भी वर्ड के बाद आइटस लगा हुआ हो इसका मतलब है कि इन्फ्लामेशन की बात हो रही है। ठीक, जिस भी वर्ड के बाद आखिर में आइटस लगा हुआ हो इसका मतलब है इन्फ्लामेशन की बात हो रही है। जैसे कि अपेंडिसाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स। ठीक है, उसके बाद है पेनक्रियाटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द पेनक्रियाज। नॉर्मल क्या है पेनक्रियाज, लेकिन आइटस लग गया तो इसमें इन्फ्लामेशन हो गई है, तो ये क्या हो गया पेनक्रियाटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द पेनक्रियाज। अब हमारा टॉपिक क्या है स्टोमेटाइटिस। स्टोमेटाइटिस से आप समझ रहे हो कि शायद ये हो सकता है कि ये स्टमक की बात हो रही हो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है माउथ की। ठीक है, माउथ की बात हो रही है। स्टोमा के मायने होते हैं ओपनिंग, ठीक है, माउथ स्टोमा। ठीक है, और आइटस के मायने होते हैं इन्फ्लामेशन एज इन टॉन्सिलाइटिस एंड अर्थराइटिस। ठीक है, टॉन्सिलाइटिस मींस इन्फ्लामेशन ऑफ द टॉन्सिल्स। ठीक है, अब स्टोमेटाइटिस का मकसद समझ में आ गया। स्टोमेटाइटिस का मकसद क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ द माउथ is called stomatitis, simple। thus stomatitis inflammation of the mouth, same बात है। ठीक, stomatitis is the inflammation of the mouth। it affects the mucous membranes which are the thin skin covering on the outside surface of the mouth। अभी क्या कह रहा है, स्टोमेटाइटिस क्या है, इन्फ्लामेशन है हमारे माउथ की। ये क्या करती है, ये अफेक्ट करती है जो हमारी म्यूकसल मेम्ब्रेन है, जो माउथ की जो मेम्ब्रेन होती है उसको अफेक्ट करती है। क्या करती है, इसको थिन कर देती है, पतली कर देती है। जो स्किन की कवरिंग है ना हमारे माउथ की, उसको कवरिंग जो है ना उसको कम यानी कि पतली कर देती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है हमारे माउथ में। ठीक, स्टोमेटाइटिस कैन अकर एनीवेयर इन द माउथ इंक्लूडिंग इनसाइड ऑफ द चिक्स, गम्स, टंग्स, लिप्स एंड प्लेट। अब क्या है, जो स्टोमेटाइटिस है ना हमारे माउथ के किसी भी एरिया पे हो सकती है। जैसे कि बताया गया है इसमें, चिक्स में हमारे गालों में हो सकती है, गाल के इनसाइड हो सकती है, गम्स हो सकती है, टंग में हो सकती है, लिप्स पे यानी कि होठों पे हो सकती है, प्लेट होती है, ठीक है, उसमें हो सकती है। टाइप्स ऑफ स्टोमेटाइटिस है, इसमें दो टाइप्स की होती है स्टोमेटाइटिस। एक होता है कैंकर सोर, एक होता है कोल्ड सोर। आगे फर्दर इसकी डिवीजन है वो पढ़ते हैं। अब देखो टाइप ऑफ स्टोमेटाइटिस। टाइप ऑफ स्टोमेटाइटिस क्या है, सबसे पहले टाइप है कैंकर सोर, दूसरी होती है कोल्ड सोर। अब कैंकर सोर को पढ़ते हैं, क्या है ये, अ कैंकर सोर आल्सो नोन एज एन एप्थस अल्सर। याद रखिएगा जो कैंकर सोर है उसको हम बोलते हैं एप्थस अल्सर। इसके दो नाम है, एक क्या है कैंकर सोर जो सिंपल बोलते हैं, और एक होता है एप्थस अल्सर। ये बात याद रखिएगा, एमसीक्यूज बेस, अब तो एमसीक्यूज बेस पेपर हो रहे हैं तो उसमें याद रखिएगा। अगर सवाल आ सकता है कि भाई व्हाट इज एप्थस अल्सर, उसमें ऑप्शन देते हैं कैंकर सोर, कोल्ड सोर, ओरल कैंसर, स्टोमेटाइटिस। तो आपको क्या करना है, एप्थस अल्सर में ये लगाना है कैंकर सोर। ठीक है, लाजमी। एप्थस अल्सर इज अ सिंगल पेल और येलो अल्सर विद अ रेड आउटर रिंग। क्या है, ये है क्या, एक अल्सर है यानी कि जख्म है, कहाँ पे, विद अ रेड आउटर रिंग, और इसमें रेड आउटर रिंग की तरह होता है ये। ठीक है, क्लस्टर ऑफ सच अल्सर इन द माउथ। क्लस्टर्स यानी कि क्लस्टर्स बोलते हैं हम गुच्छे को। आपने देखा है कि अंगूर का गुच्छा देखा होगा कभी, वो क्या होता है, वो क्लस्टर है, उसको भी क्लस्टर कहते हैं। तो इसकी तरह भी माउथ के अंदर क्लस्टर्स पड़ जाते हैं। बेसिकली माउथ के अंदर जो छाले होते हैं ना, ब्लिस्टर्स जिसको कहते हैं, उसको बोलते हैं स्टोमेटाइटिस। ठीक है, अब ये कुछ टाइप्स होती हैं कैंकर सोर, कोल्ड सोर, उसके बिहाफ पे किया गया है। जो अंदर होते हैं, माउथ के अंदर होते हैं और रिंग की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, रेड रेड पैचेस होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कैंकर सोर बोलते हैं। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ होते हैं, चिक्स में होंगे, आपके टंग में होंगे, और आपके इनसाइड द लिप, लिप के इनसाइड में भी ये मौजूद होंगे। समझ में आ गया कैंकर सोर। अब दूसरी टाइप है हमारी कोल्ड सोर की। कोल्ड सोर देखते हैं क्या है, ऑल्सो कोल्ड फीवर ब्लस्टर्स। अब याद रखिएगा कि कोल्ड सोर को हम फीवर ब्लस्टर भी कहते हैं, यानी कि जो बुखार होने के बाद जो छाले निकलते हैं हमारे स्किन के अराउंड, यानी माउथ के अराउंड, लिप्स के अराउंड जो छाले निकलते हैं, इस पिक्चर में भी नजर आ रहा है, ये जो छाले हैं, इन छालों को हम क्या बोलते हैं, कोल्ड सोर यानी कि फीवर ब्लस्टर्स। कोल्ड सोर आर फ्लूइड फिल्ड सोर्स। अभी क्या होता है, इनके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है, पानी भरा हुआ होता है, जो पानी वाले छाले होते हैं उनको बोलते हैं कोल्ड सोर। ठीक है, डेट अकर और एंड अराउंड द लिप्स, और ये कहाँ पाए जाते हैं, लिप्स के बाहर पाए जाते हैं। दे रेयरली फॉर्म ऑन द गम्स, बहुत ही कम गम्स के अंदर होते हैं। ठीक है, और द रूफ ऑफ द माउथ, और जो माउथ का रूफ है ना, इनके जो छत है माउथ की, जो ऊपर तालवा है, उसमें भी बहुत कम पाए जाते हैं। ये ज्यादा पाए जाते हैं ये अराउंड द लिप्स, बाहर, आउटसाइड। Cold sore later cursed over with a escape and rear usually associated with the tingling, tenderness और burning before the actual sore appear। अब क्या होता है, ये जो सोर बनने से पहले इसमें क्या होती है, बर्निंग होती है, जलन सी महसूस होती है। ठीक है, टेंडरनेस, सख्ती हो जाती है एक्चुअल सोर बनने से पहले। ये इसकी कुछ मैनिफेस्टेशंस होती हैं, निशानियां होती हैं। ठीक है, व्हाट कॉजेस, क्यों, किस वजह से ये होता है, देखते हैं। बाइटिंग ऑफ टंग, इनर चिक, किसी भी वजह से आपका जो बाइट है, जो लिप है, वो बाइट हो जाए। ठीक है, या जबान जो है आपकी वो बाइट हो जाए, उसकी वजह से होता है। गाल आपका बाइट हो जाए, इसकी वजह से ये हो सकता है। या कभी विटामिन डेफिशिएंसी हो जाए, विटामिन डी, B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है ना किसी किसी को, विटामिन
डी की, B12 की, उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन चलते हैं, ठीक है, उनकी वजह से भी हो सकता है। डाइजेशन प्रॉब्लम्स, किसी को डाइजेशन प्रॉब्लम, जिसको डाइजेस्ट नहीं होता फूड, उसकी वजह से भी हो सकता है। हार्मोन चेंजेस होते हैं जब, उसकी वजह से भी हो सकता है। इमोशनल इम्बैलेंस कॉजिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी, इमोशनल बैलेंस की वजह से भी बहुत ज्यादा इसके चांसेस होते हैं स्टोमेटाइटिस करवाने के। स्लीप डिप्रीवेशन, स्लीप की जो है ना साइकिल सही नहीं है, इसकी वजह से भी होता है। फूड एलर्जी, को ऐसा फूड खा लिया आपने जिससे वो आपको डाइजेस्ट नहीं हुआ, डाइजेस्ट नहीं होने की वजह से आपको ये स्टोमेटाइटिस कॉज करवाया इसने। नेक्स्ट आता है हर्ब्स स्टोमेटाइटिस कोल्ड सोर। अब जो हर्ब्स स्टोमेटाइटिस कोल्ड सोर है और एक एप्थस स्टोमेटाइटिस कैंकर सोर है। अब जो कोल्ड सोर है ना उसका भी दूसरा नाम है, उसको क्या बोलते हैं हम, हर्ब्स स्टोमेटाइटिस। ठीक है, और जो कैंकर सोर है उसका तो पता ही है आपको, उसको बोलते हैं एप्थस स्टोमेटाइटिस। ठीक है, कॉजेस क्या क्या है हर्ब्स स्टोमेटाइटिस के, उसका क्या है, हर्ब्स सिंप्लेक्स वायरस HSV1, वो होता है हर्ब्स सिंप्लेक्स वायरस। इसका मेन कोर्स क्या है, कोल्ड सोर का हर्ब्स सिंप्लेक्स वायरस, याद रखिएगा, एमसीक्यूज में आ सकता है। दूसरा क्या है, एप्थस स्टोमेटाइटिस। एप्थस स्टोमेटाइटिस क्यों होता है, पुअर ओरल हाइजीन, आपने माउथ की हाइजीन नहीं करी, आपने ब्रश नहीं करा, आपने कुल्ली नहीं करी, आपने पान छालियां खा रहे हैं, आप सिगरेट पी रहे हैं कंटिन्यूअसली, उसकी सफाई नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से भी होता है। डैमेज टू म्यूकस मेम्ब्रेन किसी भी वजह से डैमेज हो जाए, इसकी वजह से होता है। लोकल इन्फेक्शन, कोई भी आपके माउथ में इन्फेक्शन हो जाए, उसकी वजह हो सकता है। सिस्टमिक डिजीज है कोई भी, ठीक है, फिजिकल और केमिकल इरिटेशन है, आपका केमिकल रिएक्शन सही नहीं है बॉडी का, किसी वजह से आपके मुंह पे लग चुकी है, चोट लगी है, उसकी वजह से होता है। एलर्जिक रिएक्शन जो ज्यादा से ज्यादा हो जाते हैं, उनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। उसके बाद है कॉजेज ऑफ स्टोमेटाइटिस, क्यों होते हैं ये स्टोमेटाइटिस। द कॉजेज ऑफ स्टोमेटाइटिस आर मल्टी फैक्टोरियल एंड कैन इंक्लूड, इसके बहुत सारे कॉजेज हैं, वो कुछ कॉजेज नीचे लिखे गए हैं, वो पढ़ते हैं। सबसे पहला कॉज क्या है, ट्रॉमा। ट्रामा क्या है, फिजिकल ट्रामा फ्रॉम डेंटल अप्लायंसेस। ट्रामा यानी कि आपने किसी डेंटल के पास गया, डेंचर्स लगवाया, वो फुली फिट नहीं बैठे, इसकी वजह से कोई ट्रामा हो जाए तो ये स्टोमेटाइटिस काज करवा सकता है आपका। सच एज अनस्टेबल डेंचर्स, वही बात, इज अ सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ डेंचर स्टोमेटाइटिस। मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है वो डेंचर स्टोमेटाइटिस की वजह से होता है। Stabilizing dentures with implants has been shown to reduce the prevalence of the condition significantly. ठीक है, जब हम उसको फिक्स कर रहे होते हैं, उसकी वजह से कोई ट्रामा वगैरह हो जाए या डेंचर्स फिक्स नहीं बैठे, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आती है वो स्टोमेटाइटिस काज करवाती है। ठीक है, उसके बाद आता है नंबर 2 पे इन्फेक्शंस। वायरल, बैक्टीरियल, फंगल इन्फेक्शंस कैन लीड टू स्टोमेटाइटिस। याद रखिएगा, जो बैक्टीरियाज होते हैं या फंगल इन्फेक्शन होते हैं, वायरल इन्फेक्शन होते हैं, वो कॉज करवा देता है स्टोमेटाइटिस के लिए। फॉर इंस्टेंस द हर्ब्स सिंप्लेक्स वायरस इज अ कॉमन कॉज ऑफ एप्थस स्टोमेटाइटिस। क्या करता है, फॉर इंस्टेंस द हर्ब सिंप्लेक्स वायरस क्या है, मोस्ट कॉमन है किसका, एप्थस स्टोमेटाइटिस का। ठीक है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज में क्या क्या होता है, नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज इन विटामिन सच एज B12, फॉलिक एसिड एंड आयरन कैन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ स्टोमेटाइटिस। पहले मैंने आपको बताया था कि कॉजेज हो सकते हैं कौन कौन से, विटामिन डी की, विटामिन B12 की डेफिशिएंसीज की वजह से, फॉलिक एसिड की कमी की वजह से स्टोमेटाइटिस कॉज होता है। एलर्जिक रिएक्शन है, एलर्जिक रिएक्शन टू सर्टेन फूड्स, किसी भी फूड की वजह से आपने कोई ऐसा फूड खा लिया जिससे आपको एलर्जी हो गई हो, वो करवा सकता है। डेंटल मटेरियल्स, कोई ऐसा मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हो जो आपके माउथ में इन्फेक्शन करवा रहा है, उसकी वजह पे हो सकता है। और मेडिकेशन कैन ट्रिगर स्टोमेटाइटिस। और ज़्यादा से ज़्यादा मेन कॉज इसमें क्या होता है, जो हम मेडिकेशन इस्तेमाल करते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं वो भी सबसे ज़्यादा ट्रिगर करता है कि इसको स्टोमेटाइटिस हो। सिस्टमेटिक कंडीशंस में कौन कौन सी चीजें आती हैं, अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस लाइक ऑटोइम्यून डिजीज। ऑटोइम्यून डिजीज एक मेन टॉपिक है। ऑटोइम्यून डिजीज में क्या होता है, जो आपके बेनिफिशियल होते हैं ना बैक्टीरियाज, वो अपने आप को खाने लग जाते हैं, उसको ऑटोइम्यून डिजीज कहते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स होते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो सकता है, कैन आल्सो कॉज स्टोमेटाइटिस। तो ये कॉजेज हैं किसके, स्टोमेटाइटिस के। उसके बाद है मैनिफेस्टेशन ऑफ स्टोमेटाइटिस, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ स्टोमेटाइटिस। सबसे पहला साइन क्या है, रेडनेस एंड स्वेलिंग इन द माउथ। मैंने आपको पहले बताया जो माउथ के अंदर स्वेलिंग और रेडनेस रहेगी वो क्या काज करवाएगी, स्टोमेटाइटिस की निशानी है कि स्टोमेटाइटिस को बन रहा है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द माउथ हो रही है। ब्लिस्टर्स ऑन और अराउंड द लिप्स, ब्लिस्टर बन जाए, ठीक है, ब्लिस्टर यानी कि दाने बन जाए, ठीक है, कहाँ पे, अराउंड द लिप्स, लिप्स के अराउंड में। व्हाइट, ग्रे और येलो सोर्स विद द रेड बॉर्डर्स इनसाइड द माउथ। कौन कौन सा कलर होगा, व्हाइट होगा, ग्रे होगा, येलो होगा, सोर होंगे यानी कि जख्म होंगे, रेड बॉर्डर्स होंगे इनसाइड द माउथ, माउथ के पास। ठीक है, ये नजर आ रहा है आपको पिक्चर में, आप देख सकते हैं। उसके बाद है बर्निंग सेंसेशन इन द माउथ, माउथ में जो है ना जलन सी मचेगी, बर्निंग होगी। ठीक है, पेन और डिस्कम्फर्ट अफेक्टिंग ईटिंग, स्वेलिंग और टॉकिंग। पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगी, बेचैनी रहेगी, किसकी वजह से, आप जब खाना खाएंगे जब, स्वेलिंग निकलेंगे जब, और टॉकिंग या बात करते वक्त जब आपको ये प्रॉब्लम दे सकता है। पैथोफिजियोलॉजी क्या कहती है इसकी, पैथोफिजियोलॉजी यानी कि इसमें डिजीज की इन्वॉल्वमेंट क्या है, किसकी वजह से ये हो रहा है, वो क्या है। पॉजिटिव फैक्टर्स कौन कौन से हैं इसमें, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस एक्टिवेशन, जो इन्फ्लेमेटरी यानी कि जो ऑटोइम्यून डिजीज है ना वो एकदम से एक्टिव हो चुकी है, इसकी वजह से भी करवा सकती है। उसकी वजह से क्या होगा, एपिथेलियल टिश्यू डैमेज होंगे, ठीक है, वो अल्सरेशन काज करवाएंगे। इसके बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, सेकेंडरी यानी कि एक वन प्रॉब्लम से अदर प्रॉब्लम में चले जाए, उसको हम सेकेंडरी इन्फेक्शन कहते हैं। वो क्या करेगा, हीलिंग एंड एपिथेलियल रिकंजुलेशन,
वो ये प्रॉब्लम करवा देगा, ठीक है। उसके बाद हील नहीं होगा, वो हील होने के बावजूद ये प्रॉब्लम करवा देगा। फिर उसके बाद बैक टू ट्रिगर इफ अनरिजॉल्व, वो बाद में दोबारा से जो है ना ट्रिगर हो जाएगा और वो रिजॉल्व नहीं होगा। तो ये कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं किसके, स्टोमेटाइटिस के। नेक्स्ट है ट्रिगर इंसल्ट, स्टोमेटाइटिस बिगिंस व्हेन द ओरल म्यूकोसा इज एक्सपोज्ड टू इरिटेट्स। अभी ट्रिगर क्या करेगा, ये स्टोमेटाइटिस है ना, जो ओरल म्यूकोसा है हमारे माउथ की, उसको क्या करेगा, एक्सपोज कर देगा, यानी कि ओपन कर देगा। कोई भी बैक्टीरिया आ जाए, कोई भी फंजाई आ जाए, ठीक है, वो आके इसके अंदर अटैच हो जाए, लाइक इन्फेक्शन, ट्रामा, एलर्जीज, केमिकल और सिस्टमेटिक डिजीज। यानी कि इसको एक्सपोजर मिल गया, कोई भी आके हमें अटैक कर दे, ठीक है, जो इसके सोल्जर्स है ना वो खत्म कर दिया, इसके जो म्यूकोसा है ना उसको खत्म कर दिया इसने। अब कोई भी इन्फेक्शन आके हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, तो ये ट्रिगर हो चुका है, ये ट्रिगर है इसके मायने, ठीक है। इसके बाद है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, द इरिटेंट्स triggers the release of inflammatory mediators like histamine, prostaglandins and cytokine, leading to vasodilation and increased capillary permeability। इसके बाद क्या होगा, हमारा जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है ना वो एक्टिवेट हो जाएगा। वो क्या करेगा, जो हमारे हिस्टामिन है ना, हिस्टामिन रिलीज होता है, प्रोस्टाग्लैंड जो ग्लैंड्स है, सलाइवरी ग्लैंड्स, क्या करेंगे, ये करवा देंगे क्या, वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन से क्या होगा, जो हमारी इसकी कैपिलरी है ना वो इसकी जो इंक्रीज है ना कैपिलरी की परमेबिलिटी, उसको इंक्रीज कर देगा, ताकि ये इन्फेक्शन जो है हमारी बॉडी में दाखिल ना हो सके, ठीक है। इसके बाद दूसरा बात ये करेगा। नंबर थर्ड पे क्या होगा, टिश्यू डैमेज एंड सेल इंजरी। अगर ये चीज कामयाब नहीं हुई तो वो क्या करेगी, टिश्यू डैमेज कर देगी और सेल इंजरी की तरफ पेशेंट चले जाएगा। दिस इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस कॉज एडिमा, रेडनेस एंड पेन। ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्या करेगा, एडिमा कर देगा, रेडनेस कर देगा और पेन कर देगा। डैमेज एपिथेलियल सेल्स में स्लग ऑफ फॉर्मिंग अल्सर्स और ब्लिस्टर्स, ठीक। सेकेंडरी इन्फेक्शन में क्या होगा, इफ एप्लीकेबल डैमेज टिश्यू प्रोवाइड्स अ मीडियम ऑफ बैक्टीरियल, वायरल लाइक हर्ब सिम्प्लेक्स और फंगल लाइक कैंडिया सुपर इन्फेक्शन। इसकी वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन चलेंगे, वन प्रॉब्लम की वजह से दूसरे प्रॉब्लम में चले जाएंगे, तो ये चीजें होंगी उसके अंदर। हीलिंग फेज, हीलिंग फेज में आ जाते हैं हम। विथ रिमूवल और कंट्रोल ऑफ द कॉजेटिव एजेंट, एपिथेलियल रीजनरेशन अकर्स, रिस्टोरिंग नॉर्मल म्यूकोसा इंटीग्रिटी। अगर हीलिंग होनी है तो वो जो एपिथेलियल रीजनरेशन वो खत्म हो जाएगी, ठीक है, नॉर्मल वक्त में दोबारा से वो आ जाएगा माउथ हमारा। अब इसके बाद है डायग्नोस्टिक मैनेजमेंट ऑफ स्टोमेटाइटिस। डायग्नोस्टिक मैनेजमेंट क्या कहती है स्टोमेटाइटिस की, वो है हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हम सबसे पहले हिस्ट्री लेंगे पेशेंट से, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, हिस्ट्री वाला जो हेल्थ असेसमेंट का है ना, वो आपका एक अलग सब्जेक्ट है, उसमें आप सीखोगे भाई पेशेंट से कैसे हम हिस्ट्री लेते हैं, उसकी एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, वो सारा आपको हेल्थ असेसमेंट पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ओरल इंस्पेक्शन। ओरल इंस्पेक्शन करेंगे, माउथ की पूरा का पूरा माउथ को देखेंगे, जांच पड़ताल करेंगे भाई क्या प्रॉब्लम है इसमें, कैसे ब्लिस्टर्स हैं वो देखेंगे, रेडनेस, ब्लिस्टर्स, अल्सर्स, पैचेस, ठीक है। पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे, रिसेंट इन्फेक्शन, ट्रामा, एलर्जीज एंड मेडिकेशन यूज। उससे पूछेंगे भाई आपके इससे पहले कोई इन्फेक्शन था माउथ में, या फिर कोई ट्रामा हुई थी, इंजरी हुई थी, या फिर कोई आप किसी चीज़ से एलर्जी है, या आप कौन सी मेडिकेशन यूज करते हो, ठीक है। ये कुछ हिस्ट्री होती है, हम उनसे लेते हैं। लेबोरेटरी टेस्ट करवाएंगे इफ नीडेड, अगर जरूरत पड़ी तो। सीबीसी करवाएंगे, उसमें चेक करेंगे भाई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई एनीमिया एनीमिया तो नहीं है, ठीक है। कल्चर एंड सेंसिटिविटी करेंगे फ्रॉम ओरल लीजन्स। कल्चर यूँ करवाते हैं कि हमें पता चल जाए कौन सा बैक्टीरिया इसके अंदर इन्वॉल्व है, बैक्टीरियल, फंगल और वायरल इन्फेक्शन के लिए। वायरल पीसीआर करेंगे फॉर सस्पेक्टिव हर्ट सिम्प्लेक्स के लिए, ठीक है। बायोप्सी करेंगे, वहाँ से टिश्यू लेंगे कोई, उसमें देखेंगे भाई कैंसरियस तो नहीं पड़ रहा वो सेल्स। अगर हमें दिखेगा भाई वो हील नहीं हो रहा तो हम उसकी बायोप्सी करेंगे, यानी कि बायोप्सी करते हैं जो हमें लगता है ना कि भाई अभी कैंसरियस सेल हो रही है या फिर ये इस प्रॉब्लम की वजह से आया, अभी हील क्यों नहीं हो रही है, तो हम वहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम है ना वहाँ से टिश्यू लेके हम लैब में भेजते हैं, फिर चेक करते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं बायोप्सी। इफ क्रॉनिक नॉन हीलिंग और सुपिशियस ऑफ फॉर मैलिग्नेंसी, देखो वही बात आ गई, लॉन्ग टर्म से अगर वो हील नहीं हो रही है प्रॉब्लम और हमें शक है कि भाई ये अब कैंसर की तरफ जा रहा है, मेलिग्नेंसी की तरफ जा रहा है। अब कैंसर के भी दो टाइप होते हैं, वो होता है एक मेलिग्नेंसी होती है, ठीक है, और एक होता है नॉन कैंसरियस, ठीक है। जो मेलिग्नेंसी कैंसर होता है वो मेलिग्नेंसी कैंसर होता है वो कैंसरियस सेल्स होते हैं, ठीक है। जो नॉन कैंसरियस होता है वो स्प्रेड आउट नहीं होता, याद रखना। मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ स्टोमेटाइटिस, स्टोमेटाइटिस की मेडिकल मैनेजमेंट होती है, वो क्या है, सिस्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, जो सिस्टम नजर आ रहा है उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। एनाल्जेसिक देंगे, पैरासीटामोल देंगे, आइब्रोफ्रिन फॉर पेन, ये सब दे देंगे ताकि पेन उसका कम हो सके। टॉपिकल एनेस्थेटिक देंगे, यानी टॉपिकल यानी कि माउथ में कोई चीज़ लगा सको ऐसी चीज़ें देंगे। लिडोसिन जेल और माउथ वॉश। एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स में टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ट्रामाकोनिलोन, एंटी एसिटोनाइड पेस्ट देंगे, ठीक है। ये सारे जो है ना ये सारी की सारी दवाइयाँ हम उसको देंगे, या फिर कोई भी माउथ पेस्ट दे देंगे ताकि उसमें जो उसकी प्रॉब्लम है वो हील हो सके। एंटी माइक्रोबियल थेरेपी बेस्ड ऑन केसेस के बिहाफ पे जो एंटी माइक्रोबियल जो उसके माइक्रोब्स के अगेंस्ट काम करे वो देंगे। एंटी फंगल्स है, एंटी वायरल्स है, एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। ऑरल केयर मेजर्स में क्या करेंगे, सॉल्ट वाटर देंगे और एंटीसेप्टिक माउथ वॉश देंगे, ठीक है। अवॉइड स्पाइसी फूड, एसिडिक और हार्ड फूड्स, हम उसको मना करेंगे आपको ये जो है ना एसिडिक फूड नहीं लेना, ठीक है। हार्ड फूड नहीं लेना जो सख्त हो, आपको निकलने में मुश्किल करिए या फिर उसकी वजह से दोबारा से आपको स्टोमेटाइटिस का ऐसी चीज़ें नहीं लेनी। गुड ओरल हाइजीन, उनको बताना कि आपने अच्छे से अच्छी हाइजीन रखनी है अपनी।
सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ स्टोमेटाइटिस क्या है? ये जनरली नहीं होती, ज़्यादातर नहीं होती, ये हील हो जाते हैं माउथ में, ठीक है। अगर क्रोनिक हीलिंग है, क्रोनिक हीलिंग नहीं हुई है, लॉन्ग टर्म चलती आ रही है, तो हमें क्या करना पड़ता है? एक्सेशनल बायोप्सी करनी पड़ती है, ठीक है, अगर रिक्वायर है तो। एप्सिस फॉर्मेशन नीड्स इंसिशन एंड ड्रेनेज। एप्सिस अगर पस फॉर्मेशन पड़ गई है इसमें, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आ चुकी है, तो हम इंसिशन करके ड्रेन करते हैं उसको, यानी कि वहाँ से जो इसकी ड्रेनेज करके निकाल देते हैं सिस्टम को, जो भी उसमें माउथ में उसमें भरा हुआ है, पस भरी हुई है, फ्लूइड है, जो भी है, हम इसको ड्रेन कर देते हैं, ठीक है। इंसेशन बोलते हैं कट करने को। सीवियर नेक्रोटिक टिश्यू में भी नीडेड डेब्रीमेंट। अगर लॉन्ग टर्म से कोई भी नेक्रोटिक टिश्यू उसमें पड़ा हुआ है, ठीक है, डेड टिश्यू पड़े हुए हैं, उसको हम बाहर कर देंगे। उसके बाद आता है नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस जो है ये आपका जो है असाइनमेंट है। जब आप ये स्टोमेटाइटिस पूरा पढ़ लें, आपके टीचर आपको समझा दें, तो आप ये नर्सिंग प्रोसेस बनाइएगा, ठीक है, ताकि ये आपको आने वाली डिजीज़ में आसानी महसूस हो सके, ठीक है। इसके कुछ फेसेस होते हैं, आपको पता होगा। सबसे पहले असेसमेंट में सब्जेक्टिव डेटा लेते हैं और ऑब्जेक्टिव डेटा लेते हैं। सब्जेक्टिव डेटा वो होता है जो पेशेंट खुद बताता है, ऑब्जेक्टिव डेटा वो होता है जो हम खुद कलेक्ट करते हैं पेशेंट से वाइटल्स के थ्रू, ठीक है, उसके लैब रिजल्ट्स के थ्रू, ठीक, ये होता है ऑब्जेक्टिव डेटा, ठीक है। उसके बाद नर्सिंग डायग्नोज बनाते हैं, डायग्नोज उसके प्रॉब्लम के हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। प्लानिंग करते हैं, जो डायग्नोज करिए हमने उसके बाद प्लानिंग करेंगे, फिर प्लानिंग के बाद जो अपने प्लान करा है उसको इंप्लीमेंट करेंगे, इंप्लीमेंट के बाद हम देखेंगे एवेल्युएशन। एवेल्युएशन नहीं है कि भाई हमारी जो आगे प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हुई है या नहीं हुई है। अगर जो वो रिजॉल्व नहीं हुई है, सॉल्व नहीं हुई है, तो हम दोबारा से असेसमेंट करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट में रिव्यूज़ दिएगा प्लीज़, और लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।